सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे हम विज्ञान की, और विज्ञान का ये हमारा 6वां वीडियो है, 6वां पार्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 1000 मोस्ट सुपर इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। और इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। जो लिंक है PDF को डाउनलोड करने की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सीधे इस जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी जो फेसबुक पेज है DKMPPSC एकेडमी, इसको ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और आप हमसे कनेक्टेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 126 की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायु से हल्की है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं उस गैस की जो वायु से हल्की है। तो ऑक्सीजन वायु से भारी होती है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन वायु से भारी होती है, और अमोनिया जो होती है वो वायु से हल्की गैस होती है। साथ में हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक केमिकल है, गैस नहीं है, जो कि पानी को साफ़ करने के काम आता है। और प्रोपेन जो है वो प्राकृतिक गैस है, जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर जो है LPG बनाती हैं। तो इसका सही आंसर है अमोनिया। निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, यानी कि वो गैस जो वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित करती है लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली गैस होती है, सर्वाधिक प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सबसे जहरीली गैस होती है। तो ये है वो गैस जो कि वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से जो सब चीज़ है जिसमें लोहा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूध में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन होता है, रसदार फलों में विटामिन पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो हरी सब्जियां होती है, खासकर पालक टाइप की जो सब्जियां होती हैं, उनके अंदर जो लोहा यानी कि आयरन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों के अंदर ये पाया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। यह सस्ता होता है, बिल्कुल नहीं। यह टिकाऊ होता है, बिल्कुल नहीं। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ध्यान दीजिए, इसकी क्या होती है? विद्युत की जो प्रतिरोधकता, यानी कि कोई भी जो धातु होती है वो विद्युत को थोड़ा सा रोकती है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करती है। लेकिन जो तांबा होता है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सबसे कम होती है सोने की, फिर चांदी की, उसके बाद नंबर आता है तांबे का। चलिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, यानी रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? ध्यान दीजिए, चूना पत्थर से रेडियम प्राप्त नहीं होता। चूना पत्थर से रेडियम प्राप्त नहीं होता। आपको पता है पिच ब्लेंड जो है, जो कि अयस्क है यूरेनियम का, ध्यान दीजिएगा, इससे यूरेनियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड, इससे यूरेनियम प्राप्त होता है, और इससे ही यूरेनियम से ही जो है रेडियम प्राप्त होता है। तो सही आंसर है इसका पिच ब्लेंड। और इसकी बात करें रूटाइल की, तो रूटाइल जो है ये अयस्क है टाइटेनियम का, और हेमेटाइट की बात करें तो ये खनिज है लोहे का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, यानी कि फोटोग्राफी में जिस तत्व का उपयोग होता है वो कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो प्रकाश के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील होता है, और इसी कारण सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी के लेंस बनाने के लिए। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट बहुत सारी दवाओं को बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसे गंधक अम्ल कहते हैं, और गंधक अम्ल का उपयोग जो होता है फैक्ट्रियों में बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन ये तक कहा जाता है जिस देश में जितना सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ किया जाता है वो देश उतना ही औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है। वहीं साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, संतरा, नींबू, इस तरह के जो पौधे होते हैं, खट्टे जो पौधे होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक एसिड, जो चीज़ों को खट्टा करने के काम आता है। चलिए बात करें वाहनों में निकलने वाली
प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? जो वाहनों से निकलती है मुख्यतः प्रदूषण का जो काम करती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये प्रदूषण का काम करती है। मार्स गैस आप पता ही होगा, मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ध्यान दीजिएगा गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तत्व है जो फैक्ट्री वगैरह के धुएं से निकलता है और ये जिम्मेदार होता है अम्लीय वर्षा कराने के लिए। ये दो, इसके साथ एक और सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो तत्व हैं जो कि जिम्मेदार हैं अम्लीय वर्षा के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा, धान का खेत जो होता है वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। आपको शायद आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि धान के खेत में पानी भरा रहता है और पानी के अंदर जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो क्रिया करके मीथेन गैस छोड़ते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा दलदली भूमि से भी, क्योंकि वहाँ भी पानी रहता है और वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। गेहूं का खेत नहीं, गन्ने का खेत नहीं, फलों का बगीचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रक्त में नहीं होता, मांसपेशियों में नहीं होता, आंसुओं में नहीं होता, मूत्र में होता है। यूरिया सर्वाधिक जो होता है मूत्र में होता है। देखिए, सबसे पहले 1773 में यूरिया की जो खोज की गई थी मूत्र के अंदर, वो की थी हिलेरी राउल करके एक हिलेरी राउल करके के जो फ्रेंच वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और उस समय ऐसा माना जाता है कि जो यूरिया है उसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया सकता, उसको केवल वो शरीर के अंदर ही बन सकता है। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक व्हीलर जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। कृत्रिम यूरिया कारखाने के अंदर इन्होंने, प्रयोगशाला के अंदर इन्होंने बनाया था। और आज यूरिया का प्रयोग खेती में बहुत ज़्यादा किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। चलिए, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो। देखिए, तने की छाल से प्रकाश के तंतु प्राप्त नहीं, कपास के तंतु प्राप्त नहीं होते। जड़ के फ्लोएम तंतु से भी नहीं प्राप्त होते। पौधे की काष्ठीय धातु यानी पौधे की लकड़ी से भी प्राप्त नहीं होती। ये होते हैं बीजों की अधिचर्मी रोम। अधिचर्मी रोम यहाँ समझिए, देखिए ये जो है ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये कपास है। इन कपास के बीच में जो होता है वो बीज होते हैं काले करके, जिसे बिनोला कहा जाता है। और जिसकी जो तेल निकालने के बाद उसे जो खली बचती है उसे पशुओं को भी खिलाया जाता है। तो ये बीज के आसपास ये जो होता है अधिचर्मी रोम होता है, यानी कि रोम जो इस बीज को चारों तरफ से घेरे हुए है अधिचर्मी है, और ये जो रोम है इससे प्राप्त होता है हमें कपास। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? देखिए, श्वसन मूल क्या होता है ये समझिए। श्वसन मूल उसे कहा जाता है जो सांस लेने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे मनुष्य में नाक होती है, फेफड़े होते हैं, श्वसन नली होती है, इन सबको श्वसन मूल कहा जाता है। पौधे के अंदर पत्तियां होती हैं, रंध्र होते हैं, लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसके अंदर श्वसन मूल स्पेशली अलग से होते हैं, तो वो पौधा है जूशिया का पौधा। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कीटों के द्वारा नहीं होता, जंतु के द्वारा नहीं होता, जल के द्वारा नहीं होता, हवा के द्वारा इनके अंदर परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन जिससे मापा जाता है वो कौन सा है? तो पोटोमीटर है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायु के अंदर आर्द्रता इससे नापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व माना जाता है। और क्लाइनोमीटर की बात करें तो इससे पृथ्वी का जो सर्वेक्षण होता है, भूमि का जो धरती सर्वेक्षण होता है, उसके यूज़ में ये क्लाइनोमीटर आता है। भूमि में सबसे अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते। गहराई पर अगर बीज बो दिए जाते हैं तो क्यों अंकुरित नहीं होते? उन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता, बिल्कुल गलत। दबाव के अंदर काम करते हैं, नहीं। नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, नहीं। उन्हें वायु नहीं मिल पाती है, और वायु मिलना जरूरी होता है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए। मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि बीमार कर देता है मानव को, और ये पाया जाता है आंत यानी कि आंत के अंदर, मनुष्य के अंदर एंटी अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ है। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मानव के आंसू के अंदर एंजाइम होता है जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और ये जो होता है लाइसोजाइम से कहा जाता है। वहीं हम बात करें एमाइलेज की, तो एमाइलेज भी एक एंजाइम है जिसका कि यूज़ होता है स्टार्च को ये ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, मनुष्य के पाचन तंत्र में काम आता है। तो ये स्टार्च जो होता है उसको तोड़कर ये ग्लूकोज बना देता है।
ग्लूकोज में बना देता है। यूरिएज की बात करें तो ये यूरिया को तोड़ता है, इसका काम यूरिया को तोड़ने का है, ये भी एक एंजाइम है। वहीं टाइलिन की बात करें तो टाइलिन मानव की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो कि पाचन में सहायक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा। अग्नाशय को नहीं जाना जाता, ऑर्टो को नहीं, प्लीहा को नहीं जाना जाता। पीयूष जो ग्रंथि है वो उसको जाना जाता है मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसलिए जाना जाता है कि ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है, वृद्धि कारक हार्मोन्स का काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। किसका अधपका कच्चा मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत्र में पहुंचता है? तो ध्यान दीजिएगा, भेड़ का नहीं, बकरी का नहीं, गाय का नहीं, सूअर जो होता है जिसे पोर्क कहते हैं, सूअर के मांस को कहा जाता है पोर्क, और इसको खाने से क्या होता है? आंत में फीताकृमि पहुंचते हैं। स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? स्तनपायी मैं आपको बता चुका हूं। मैमल्स किसे कहा जाता है? जिनके बाल होते हैं, जो अपने बच्चों को कोख से पैदा करते हैं और जिनके बच्चे दूध पीते हैं, वो स्तनपायी होते हैं। उनके हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है वो 4, मनुष्य का जो है हृदय है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? आपने सुना होगा, पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर का संबंध होता है हृदय से, और इसका जो काम होता है हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है पेस मेकर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसके बारे में आपको शायद पहले बताया है, नहीं बताया तो आप सुन लें। तिल्ली या प्लीहा जिसे कहते हैं, और वो जो होती है वो काम करती है मानव शरीर में रुधिर बैंक का। दूसरा इसका काम, रुधिर बैंक का मतलब ये अपने अंदर कुछ जो खून होता है, रुधिर होता है, उसको संचित करके रखती है जो इमरजेंसी में काम आ सकता है शरीर के अंदर ही। और साथ में ये जो RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनको रिसाइकिल करने का काम भी ये करती है। तो ये तिल्ली होती है और ये शरीर के अंदर या पेट के अंदर होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क में नहीं होता, अनुमस्तिष्क में नहीं होता, तंत्रिका कोशिका में नहीं होता, कोशेरु रज्जु में, या जिसे कहा जाता है मेरु रज्जु कहा जाता है, वहाँ पर इसका नियंत्रण होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो स्वाभाविक रूप से होती है, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जैसे भूख लगना, नींद आना, मल त्याग, मूत्र त्याग, थकान, आलस, ये तरह की जो क्रियाएँ होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहलाती हैं और वो कोशिका रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। निम्न में से कौन सा फूल सूर्य की दिशा में गति करता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सूरजमुखी, नाम से स्पष्ट। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, वे कहलाते हैं उपधातु। ध्यान दीजिएगा, उपधातु कहलाते हैं। मिश्र धातु वो धातु होगी जिसमें 2 धातु एक साथ मिलती है। धातुमल की बात करें तो किसी भी धातु को साफ करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है, जो शेष बचता है, वो कहलाता है धातुमल। और आदर्श धातु मतलब धातु जो शुद्ध रूप में। आखिरी प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 150, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अरस्तु के मित्र रहे हैं थियोफ्रैक्टस साहब। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथियों, आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो नंबर 1 GK चैनल। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।